बस बंद कर देना चाहिए कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अगर भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे और विपक्ष की सरकार दिल्ली में काबिज हो जाएगी। जनता को विपक्ष से उनके पीएम चेहरे का नाम पता पूछना हाल फिलहाल के लिए बंद ही कर देना चाहिए। मोदी सत्ता नहीं छोड़ेंगे के सिलसिले में जनता को 2-4 घटनाक्रमों पर बारीकी से बहस प्रारंभ कर देना चाहिए। पहली तो यह कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के दूसरे कामों को रोक सबसे पहले नया संसद भवन तैयार करवाने के पीछे कोई तो जबरदस्त कारण रहा होगा। वह क्या था? दूसरे यह कि देश का ध्यान इतनी चतुराई के साथ पवित्र सेंगोल अथवा राजदंड विवाद में जोत दिया गया। किसी ने पूछा ही नहीं कि नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने के लिए सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 888 और राज्यसभा की 245 से बढ़ाकर 384 करने के पीछे मंतव्य क्या हो सकता है? इन बढ़ी हुई सीटों का 2024 के चुनावों से क्या संबंध माना जाए? जो गतिविधियां इस समय मौन रूप से चल रही हैं उन पर गौर किया जाए तो विधानसभा चुनाव में लगातार हो रही पराजितों के बीच भाजपा सरकार का अचानक से प्रेम देश की महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण प्रदान करने के प्रति जाग उठा है। क्या अचंभा नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए कि मोदी सरकार का यह प्रेम तब जगा है जब नए चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 9 सालों में इस सिलसिले में पता भी नहीं था। कोई तो कारण होगा। चर्चा है कि साल 2010 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब पेश किया जा सकता है। गौर करने की बात यह हो सकती है कि चूंकि पुराना विधेयक लैप्स हो चुका है, नया विधेयक संभवतः पुराना वाला नहीं होगा, यानी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना तो प्रस्तावित होगा पर न तो वर्तमान की 543 सीटों में से 1/3 पर और न ही पूर्व में सुनाई गई प्रक्रिया आरक्षित सीटों का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रीय रोटेशनल आधार पर आवंटन के अनुसार गणित समझाया जा रहा है कि 2024 के चुनावों में भाजपा की सीटें अगर कम भी हो जाएं पर उसका वोट शेयर 2019 वाला ही कायम रहे, तब भी महिला आरक्षण सरकार की सत्ता में वापसी करा देगा। बताया जाता है कि 543 सीटों पर तो चुनाव पूर्व की तरह होंगे पर लोकसभा में महिलाओं के लिए 280 नई सीटें जोड़ दी जाएगी। इन 280 पर चुनाव नहीं होंगे, मतलब यह कि राजद, जदयू, सपा और दल अगर चाहेंगे तो वोट शेयर के आधार पर मिलने वाली अपनी कुछ या सभी सीटें पिछड़ी जात की महिलाओं को दे सकेंगे। स्मरण दिलाया जाता है कि पिछले विधेयक का सबसे मुखर विरोधी लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जदयू ने पिछड़ी जात की महिलाओं के हितों को मुद्दा बनाकर किया था। जिस तरह का तर्क भाजपा के क्षेत्रों में चर्चा में है उसके अनुसार 1984 के चुनाव में भाजपा को जो सीटें चाहे 2 ही मिली थी, वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के बाद वही थी। कांग्रेस का 404 सीट के साथ वोट शेयर 49.10% था, जबकि भाजपा का 2 सीटों के बावजूद 7.74%। भाजपा तब 96 सीटों पर पार्टी दूसरे क्रम पर रही थी। इसमें से 84 पर भाजपा ने 1989 में जीत प्राप्त कर ली थी। तर्क यह है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महिला आरक्षण होता तो 1984 में भाजपा की सीटें कहीं ज़्यादा होती। जो तर्क भाजपा की खुशहाली के संदर्भ में दिया जा रहा है वही कांग्रेस को खुश करने के लिए भी बांटा जा रहा है। समझाया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.35% वोट शेयर पर 303 सीटें मिली थी, जबकि 19.49% वोट शेयर प्राप्त कर दूसरे क्रम पर रहने के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 52 ही सीटें प्राप्त हुई।
अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ महिला आरक्षण होता तो कांग्रेस की सीटें भी बढ़ जाती और उसे विपक्ष का नेता बनने का हक भी मिल जाता। उपसंहार में यह कहा जा सकता है कि भाजपा मानकर चलने लगी है कि 2024 में उनकी सीटें काफ़ी कम होने वाली है, पर उसे यकीन है उसका वोट शेयर कर्नाटक की तरह पूर्ववत रहेगा। महिला आरक्षण के जरिए लंबे समय के लिए उनकी सरकार में वापसी हो सकती है। देखना यह रह जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक अब किस शक्ल में पेश होता है। कृषि कानून विधेयक का स्मरण कीजिए, अमित शाह की चेतावनी और जांच एजेंसियों की क्षमताओं का ध्यान कीजिए और अंत में मन की बात सुनिए कि सत्ता में वापसी के लिए मोदी क्या क्या कर सकते हैं। क्या विपक्षी पार्टियां सरकार के विधेयक का समर्थन कर देगी? नहीं करेगी तो देश की राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेगी? सोचकर यह भी देखिए कि लाडली बहनों की उपस्थिति से उज्जवल 823 सदस्यीय नई लोकसभा कैसी नजर आने वाली है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार।